प्रोग्राम ज़माना शनास के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिरा इकबाल। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपका तारुफ जिस शख्सियत के साथ करवाना चाह रही हूँ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो स्कॉलर भी हैं और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी काम कर रही हैं। वो बहुत सी NGOs में काम कर रही हैं, इंग्लैंड से रिलेटेड उन्होंने काम किया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा पाकिस्तानी मुआशरा है जिसमें मर्द को बहुत ज़्यादा बोझ किया जाता है, औरत को सिर्फ तरक्की के मनाजिल ही वो तय कर पाती है, इसकी क्या वजूहत है? पाकिस्तानी मुआशरे ने इतनी तरक्की कर ली है, बहुत से इलाके हैं जहाँ पर औरत जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, बट अभी भी स्टिल वो इलाके बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर औरत को उसके तरक्की के मनाजिल तय नहीं करने दिए जा रहे, औरत को परवान नहीं चढ़ने दिया जा रहा। इसकी क्या वजूहत है? क्या पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बेटियों को स्टैंड नहीं कर पा रहे? क्या वो उस तरह से एजुकेट नहीं करने पा रहे? या इस तरह के क्या दरपेश मसाइल हैं? आज हम इनसे जानेंगे, इनकी कहानी, इनकी जुबानी। तो मैं आपका तारुफ करवाना चाहती हूँ मोहतरमा सैयदा अतिया बतुल नकवी से। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी लाइफ में ऐसे क्या इश्यूज आए, ऐसी क्या हर्डल्स आई जो इन्हें फेस करना पड़ी। इसके अलावा हम इनसे जानेंगे कि इनको बैक एंड पे किसने सपोर्ट किया कि उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पर स्टैंड किया जहाँ पर आज वो एक जानी मानी शख्सियत मानी जाती है। तो आज मैं इनको अपने प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद कहूँगी। जनाब मोहतरमा सैयदा अतिया बतुल नकवी, बहुत बहुत खुशामदीद। वेलकम टू द प्रोग्राम ज़माना शनास। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलवाया। आज हम अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमें बताएं, हमारे नाजरीन को आगाह करें कि आपने कैसे अपने करियर का आगाज किया, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक सादात फैमिली में पैदा हुई जो एक रिलीजियस मज़हब से, एक मजहबी ख़ानदान था, और वहाँ से बचपन से ही जैसे बच्चों को पर्दा और इस्लामिक तालीमात दी जाती हैं उसमें परवान चढ़ी। और चूँकि हमारे घर का एक मजहबी कल्चर था तो इस्लाम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, करीब थे। उसमें मैंने दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात हासिल की, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने इस बात को प्रेफरेंस दी कि मैं दुनियावी तालीम से ज़्यादा दीनी तालीम की तरफ जाऊँ। मुझे भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी और पसंद भी था, क्योंकि हमारे घर में सिलसिला होता था इस्लामिक वे से मजालिस का, और बहुत छोटी एज से मैं इसमें मतवज्जा रही हूँ। और तकरीबन 8 क्लास में थी कि जब मैं एज ए सदर अपनी उस वहाँ पे इमाम बारगाह में चूज की गई और वर्क करती रही। बेसिकली नेचुरली मेरी अपनी पर्सनैलिटी थी कि मुझे दूसरों से मिलना, खुश अखलाकी से पेश आना, वो बहुत अच्छा लगता था। आप 8th क्लास में थी जब आप इसमें चूज हो गई, तो आपकी उस टाइम उम्र क्या थी? मतलब इतनी छोटी एज में आप किससे इंस्पायर हुई? जब हमारे घर में ऐसे इवेंट किए जाते थे और मैं देखती थी कि जैसे लोगों को आते हैं और जैसे हमारे पढ़ने के लिए आती हैं और रिस्पेक्ट लेवल जिस तरह से उन्हें दिया जाता है, तो उससे मैं मोटिवेट हुई कि इस्लाम के अंदर रहते हुए भी हम लोगों को कितना अपनी तरफ मूव कर सकते हैं और कितने स्पेशल पर्सनालिटी के तौर पे सामने आ सकते हैं। ऐसे क्या वजूहत थी कि आपकी फैमिली ने आपको दुनियावी तालीम की तरफ सपोर्ट नहीं किया? बेसिकली मेरे फादर जो है वो मजहब के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और जैसा कि टिपिकल हम सोचते हैं, और मुस्लिम होने के नाते से ज़्यादातर फैमिलीज में इस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है कि बच्चे ज़्यादा इस्लाम की तरफ आएँ। दुनियावी तालीम भी मुझे दिलाई गई, लेकिन उनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि इस्लामिक तालीम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाऊँ, और वो इस चीज़ को ज़्यादा प्राउड फील करते थे। अच्छा। उसके लिए फिर उन्होंने बाकायदा मुझे जामिया में एडमिशन करवाया, जहाँ से मैंने आलमा फालदा का 4 ईयर का कोर्स किया। फिर 1 ईयर के लिए मेरा स्कॉलरशिप पे कुम गई, वहाँ से कंप्लीट किया। जब मैंने वहाँ से कंप्लीट किया तो वहाँ से भी मेरी स्कॉलरशिप थी और चूज़ किया गया कि मैं इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हुए एज ए स्कॉलर भी इसमें इस फील्ड में आ सकती हूँ। हमारा जो आप माशाल्लाह एक स्कॉलर है, हमारा जो एक चल रहा है कि औरत को जो इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, ठीक है, जो रिलीजियस लोग हैं उनका वो ये जरूर कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को ये राइट्स दिए हैं, औरत को ये राइट्स दिए हैं, तो लेकिन वो राइट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसकी क्या वजूहत है? बेसिकली मेरी अपनी जो एक लाइफ है वो इसी क्रैश से गुजरी है, और आज इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं सबसे पहले इस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगी कि जो हम औरतों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। हम लोग स्टडी पे तवज्जो दे रहे हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हम इस्लामिक हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस्लाम सिर्फ वो ही रह गया है जो एक जहन में हमने स्केच इस्लाम का बना लिया हुआ है। टोटल हम उस तरह से औरत को प्रमोट नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नो।
हम लोग सिर्फ उस चीज को प्रेफरेंस देते हैं जो हमारे दिल और दिमाग को अच्छी लगती है। जैसे मेरी मजहबी फैमिली से बिलोंग था, दीनी दुनियावी दोनों तालीमात मैंने हासिल की। एक आलमा के दौर पे मैं जैसे अपनी स्टडी कंप्लीट करके आई हूँ, मैं उसको मजीद आगे कंटिन्यू करना चाहती थी, और जैसे मेरे फादर की भी एक हॉबी थी। लेकिन यहाँ मुझे टिपिकल वही सोच का सामना करना पड़ा कि जो आज बहुत सी औरतें सामना करती हैं। जैसे औरत को, लड़कियों को खासतौर पे इतनी जिम्मेदारी समझी जाती है कि वो बड़ी हो गई हैं और उनकी शादी कर दी जाए, दैट्स एनफ। कि ये पेरेंट्स का बिलिंग फरीजा तो है, लेकिन जो बच्चियां आगे जाना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, और स्पेशली आज के दौर में जिन क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, तो अगर कोई कुछ बनना चाहती हैं तो पेरेंट्स को स्पेशली सपोर्ट करनी चाहिए। और दूसरा, हम जब उनकी शादी करते हैं तो सिर्फ इस चीज को प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए सिंपल वे में कि जैसे हम बहन के घर करेंगे, अगर इनकार कर दिया तो बहन नाराज हो जाएंगी, अगर मैंने अपने भाई को ना दिया तो वो नाराज हो जाएंगी। इस चीज से ज्यादा ये प्रेफरेंस देनी चाहिए कि आया इस माहौल में, इन्वायरमेंट में मेरी बेटी एडजस्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आपकी लाइफ में ऐसे क्या इश्यूज रहे जो आपकी मैरिज लाइफ जो है पहले जो थी वो सक्सेसफुल ना हो सकी, उसके बाद जो है माशाल्लाह आपका एक बहुत अच्छा लाइफ में एक चेंज आया? तो इस क्या इश्यूज थे, क्या आपने वो इश्यूज फेस किए जो आप हमारी ऑडियंस जो है, हमारे जो पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनको गाइड करना चाहेंगी? कैसे क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से जो बेटियों को जो है वो इतना प्रेशराइज ना करें, उनको बताएं कि वो किस तरह अपने आप को स्टैंड कर सकेंगी? सबसे पहले मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से ये चीज़ कहूँगी कि बचपन से मैंने बहुत अच्छा अपने फादर को एज ए मर्द बहुत अच्छा पाया। मतलब एक आइडियल की एक हैसियत से मेरे फादर थे कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज थी। उनकी शायद उनकी दिलचस्पी थी, मेरी उनसे थी, और मैं दीन की तरफ आ गई। उन्होंने मुझे अपने प्यार से, अपने क्लोज करके इस चीज़ पे एग्री कर दिया। और उसके बाद जब मैं दीनी तालीम कंप्लीट करके आई और मैंने उनसे कहा कि मुझे स्कॉलर बनना है, तो यहाँ पे पेरेंट्स को स्टैंड लेना चाहिए। टिपिकल वही उसी तरह से जैसे पेरेंट्स फैसला करते हैं कि अब बेटी की शादी कर दी जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर ट्रूली देखा जाए तो जब हम बेटी की शादी कर देते हैं हमारी जिम्मेदारियां कम नहीं होती, बढ़ जाती हैं। मैरिज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, लेकिन ये है कि अगर उसका डिसीजन एक सही तरह लिया जाए। आप क्योंकि एक स्कॉलर रही हैं, आपने दीन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हो तो उससे पूछो उसकी क्या राय है, उससे पूछकर आप उसका आगे शादी का डिसीजन लो। तो क्या आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स ने जब आपका शादी का डिसीजन लिया, उन्होंने आपसे पूछा इस बारे में कि हम आपके लिए ये रिश्ता देख रहे हैं या ये वो लड़का है, तो आपके इसके बारे में क्या राय है? हमारी जितने भी हम बोर्ड हो चुके हैं, अक्सरियत फैमिलीज ऐसी हैं कि हम बच्चियों को स्टडी में आगे ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी जो सोच है वो फ्रीज हो चुकी है। यहाँ पे लड़की को ये नहीं कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता। जैसा कि अभी आपने कहा कि हम इस्लामिक कितने इस्लामिक है, उससे सबसे बेस्ट जो मुझे एक चीज नजर आती है कि हमारे इस्लामिक होने का यहाँ बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल है। जैसे मेरी शादी हुई और मुझे स्टडी के लिए स्टॉप कर दिया गया, एक स्टैंड नहीं लिया गया और एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन के साथ मेरी शादी कर दी गई। जैसे मैं एक मजहबी फैमिली से बिलोंग रखती थी। सिर्फ ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि वो कितने वेल सेटल हैं, उनको ज़हनी हमआहंगी भी देखनी चाहिए, उनका एनवायरनमेंट भी देखना चाहिए कि वहाँ वो सेटल हो सकेंगी नहीं, मेंटालिटी लेवल मैच करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये इस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है आपकी नेक्स्ट लाइफ पे। अगर आप मेंटली लेवल पे आपस में मैच नहीं है तो आप सफर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ दिनों का साथ नहीं होता, एक दो खानदानों का साथ होता है। और एक अच्छी नस्ल को बिल्ड करने के लिए हम लोग ये स्टेप लेते हैं। जस्ट ये काम नहीं है कि शादी एक काम है, कर दिया दैट्स एनफ। बेशक एक फर्ज है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि जब आप अपनी बेटियों को कहीं पर भी रिश्ता करते हैं या उनको कहीं पर भी सेटल डाउन करते हैं, आपको सबसे पहले अपनी बेटियों से पूछना चाहिए कि वहां पर क्या वो एडजस्ट कर पाएंगी, जिस लड़के से आप कर रहे हैं क्या उसके साथ उसका मेंटालिटी लेवल मैच करेगा या नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसका आगे डिसीजन लें। जी बिल्कुल। और जैसे मुझे सफर करना पड़ा कि मैं बिल्कुल ऑपोजिट फैमिली में गई, मैं मजहबी थी और वो बिल्कुल भी मजहबी नहीं थे, और मुझे सफर करना पड़ा। और उसमें मेरे साथ जो ज्यादा स्ट्रगल ये रही कि जो हम एक इस्लाम से रिलेट हो जाते हैं, तो जब वो लड़की एडजस्ट ना हो तो फिर उसको कहा जाता है आपको इस्लाम ने ये सिखाया है। मतलब रोल मॉडल तो हस्बैंड है,
मैं यहाँ पे मर्द की जात को नेगेटिव नहीं पेश करती। हस्बैंड को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं आज इस जगह पे हूँ तो मैं तो इसको बहुत डिफरेंट वे में लेती हूँ। मेरा रीजन ये है कि मुझे जिंदगी में जीरो करने वाला भी एक मर्द था और आज इस जगह पे बिठा के हीरो करने वाला भी एक मर्द है। आपकी लाइफ में दो तरह के मर्द आए, एक जिसने आपको बिल्कुल लाइक सपोर्ट नहीं किया और एक ऐसा मर्द जिसने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। क्या आप इसमें रीजन देखते हैं? क्या इसके पीछे माँ बाप की परवरिश है, जिन्होंने मतलब एक लड़का है उसका मेंटालिटी लेवल बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरा लड़का है उसका मेंटालिटी लेवल बिल्कुल अलग है, तो इसके पीछे क्या रीजंस थी? ये बहुत अफेक्ट करता है, परवरिश इस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वुमेन से ये कहूंगी, मेरी तरह जो औरतें सफर करती हैं, जैसे मुझे तो अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मेरे जिंदगी के सफर को ड्रॉप करने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ अल्लाह ताला ने जोड़ा और मेरी जिंदगी सक्सेसफुल हुई। लेकिन बहुत सी औरतें होती हैं कि जिन्हें ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जो उसी के साथ सफर करते हुए जिंदगी गुजार के चली जाती हैं। यहाँ पे भी मैं ये कहूंगी कि जो सफर करती हुई औरत है वो कम से कम एक नस्ल ऐसी पैदा करे कि जब उनके साथ जो औरत जुड़े वो उस सफर से ना गुजरे जिससे वो गुजरी है। सबसे पहले तरबियत इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, तरबियत को बहुत ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए। और दूसरी जो मैंने अपनी जात से सीखी बात ये है कि पेरेंट्स जब अपनी बेटी की शादी करें तो उसे इतना कॉन्फिडेंस जरूर दें कि अगर वो वहां सेटल नहीं हो पा रही, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई ज़हनी प्रॉब्लम है, सेटलमेंट में है, तो वो ब्लंटली आके अपने पेरेंट्स से शेयर कर सके। यहाँ मेरे साथ भी यही हुआ और अक्सर औरतों के साथ ऐसा ही होता है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वापस आके पेरेंट्स से जैसे डिस्कस करती हैं तो उसको ये कह दिया जाता है कि भाई नाराज हो जाएंगे या बाप नाराज हो जाएगा या तुम्हारा बाप इतनी इस जगह पे है। ये हो सकता है कि बहुत सी औरतों को इससे इख्तलाफ हो कि नहीं आज औरत को सुना जाता है, लेकिन नहीं, मेजॉरिटी औरतें अब भी सफर कर रही हैं। बैक एंड पे सपोर्टिव होना चाहिए फैमिली को, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए जैसे मुझे सुनने को मिला कि टाइम गुजरेगा तो ठीक हो जाएगा, जो एक कॉमन सेंटेंस है बच्चे होंगे तो ठीक हो जाएगा, तो ये चीज नहीं। उसको अगर हम शुरू से स्टॉप कर दें तो वो औरत बहुत सारे सफर से बच सकती है, स्पेशली पर्सनालिटी डैमेज नहीं होती। औरतें इतनी सक्सेसफुल, इतनी ब्रिलियंट होती हैं कि उन्हें जब इस तरह एक बुरे इंसान के साथ रहना पड़े जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो तो उनकी अपनी पर्सनालिटी खत्म हो जाती है, उनको डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। और उससे बैड वे ये है कि वो अपने डिप्रेशन को बोल के भी अपनी फैमिली पे हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली इस तरह है कि यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करें, आप चीजों को बर्दाश्त करें, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होती है। आपको जब कुछ चीजें आप बहुत ज्यादा आप पर होते हैं, बहुत ज्यादा दबाव होता है, आप मेंटल हेल्थ इश्यूज को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाता, इसका मजाक उड़ाया जाता है। तो जब इतना ज्यादा दबाव हो जाता है वो चीजें एक्सप्लोर होने लग जाती हैं और उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज पे कोई बात नहीं करता है। तो आप इसके बारे में क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जो हमारी औरतें इस तरह के इश्यूज से गुजर रही हैं तो किस तरह अपने मेंटल हेल्थ के लिए वो क्या कर सकती हैं? मेंटल हेल्थ उनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, ये ट्रू है। उसके लिए सबसे जो मेरे नजदीक जो बेस्ट वे है वो ये है कि पेरेंट्स अगर उसको खुले दिल से सुन लें, ना कि उसकी बात काटे, ना कि उसको खामोश करवा दें, ना कि उसको कहें कि ये जिंदगी है, इसमें तुमने गुजारा करना है, इसमें तुमने रहना है। शादी का मकसद ये नहीं होता कि आपकी जिम्मेदारियां उस शख्स पे आ गई हैं तो हक खत्म हो गया। ठीक है, हस्बैंड के राइट बहुत ज्यादा है कि जैसे इस्लाम कहता है कि फादर और हस्बैंड खड़े हैं, अगर वो पानी मांगे तो दोनों में सबसे पहले आप अपने हस्बैंड को दें, इसमें प्रेफरेंस दी गई है। लेकिन उसमें ये भी नहीं कहा गया कि पेरेंट्स कट ऑफ हो जाए। और यहाँ पे औरत की पर्सनैलिटी को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, उसको डिप्रेशन या किसी भी ज़हनी बीमारी की तरफ नहीं लाना चाहते, तो वो उसके लिए ये है कि उसको बोलने दिया जाए, उसे सुना जाए और उसका कोई पॉजिटिव हल निकाला जाए। आपकी लाइफ में जो इस तरह के सब इश्यूज आए, कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आपके बैक एंड पे उन्होंने क्या सपोर्टिव रहे? मेरा प्रॉब्लम यही रहा, जैसा मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो आके बताया जाए कि हम सेट नहीं हो पा रहे या मुझे ये प्रॉब्लम है, या टोटल चूंकि मेरी अरेंज मैरिज थी और उनसे कहना कि आपने मुझे देखा नहीं कि मैं इस तरह मजहबी तालीम दिलवा के अपोजिट शख्स से कर दी, तो वही सुनने को जुमला मिलता था कि आप सब्र करो, वक्त के साथ टाइम के साथ ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका इफेक्ट ये था कि मैं मेंटली तौर पे सफर नहीं कर पा रही थी,
जब आपकी आप अंदर से रूह जो है वो डैमेज हो जाती है, तो आपकी जो रियल पर्सनालिटी होती है वो भी खत्म हो जाती है। जो बचपन से एक खुश मिजाज और खुश अखलाक और सोशल लड़की थी, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता गिल्टी फील होना शुरू हो जाता था। जैसे मैं एक पर्दा हिजाब पसंद करती थी, लेकिन वो टोटल एक सोशल वे में जैसे आई, तो उन्हें पसंद था कि एक आजाद औरत पसंद, टोटली डिफरेंट। टोटली डिफरेंट। उसमें उनका इफेक्ट नहीं, उसमें ये है कि हम दो डिफरेंट सोच वाले बंदे मैच नहीं कर पाए। Exactly. मुझे अपने अंदर गिल्ट फील होता था कि मुझे वो हिजाब और वो चीजें रहना अच्छा लगता था, उन्हें सोशल होना पसंद था, और वो मॉड वे में, पॉजिटिव वे में नहीं लगता था मुझे, जिसपे मैंने बहुत ज्यादा सफर किया। तो यहाँ मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स जैसे ये कह देते हैं कि सब्र करें, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस्लाम ने ये जो खुला का एक वे दिया है औरत को, यहाँ से भी हमें लर्न करना चाहिए कि औरत को राइट है कि अगर वो नहीं एडजस्ट हो पा रही तो उसके लिए उसको सुना जाए, और उसको भी और मर्द को भी ये एहसास दिलाया जाए कि अगर तुम्हारे पास राइट है तो इसके पास भी इस्लाम ने इसको एक राइट दिया इजाजत है। दी हुई है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर हम एक फीमेल गैदरिंग में अगर बैठ जाएं तो वहाँ पर यूजली इस तरह के बहुत से क्वेश्चन राइज होते हैं कि आप इस बैकग्राउंड से नहीं हैं, आपको इस लाइफ का नहीं पता, जो हमारे यंग एज को, यंग पीपल्स को जो फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर बैक एंड से मैं कॉट करूँ एक बैकग्राउंड से बात के, लाइक जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी उसके अंदर औरत को एबल कंसिडर किया जाता था। ठीक है, अरब में औरत का क्या स्टेटस था हमें वो भी पता है, वहां पर औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उसके बाद अल्लाह पाक ब्लेस अस विद इस्लाम, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हमारे पास, उन्होंने आके औरत को वो डिग्निटी दी, वो स्टेटस दिया, वो रुतबा दिया। देन वेयर इज द स्टेटस नाउ, वेयर इज द डिग्निटी नाउ? स्टिल अभी भी हमारी जो औरतें हैं उन पर जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, हरासमेंट होती है। तो इसकी क्या वजूहात है? सबसे पहले जैसे आपने बताया कि अरब का ये दौर था, मैं टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है बहुत से लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करें, लेकिन चूंकि मैंने जिंदगी का जो सफर किया है वो मेरा काफी ज्यादा पब्लिक डीलिंग रही है, उससे मैंने ये लर्न किया है कि इस्लाम हमारे जहनों में और प्रैक्टिकल लाइफ में ऑपोजिट है। इस्लाम ने जो औरत को जगह दी है और इस्लाम ने जिस तरह से औरत को एक स्पेशल वे में लेके आया है, उस तरह हम इस्तेमाल नहीं करते। उसका जो सबसे पॉजिटिव चीज मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले जब हम शादी करते हैं, बहुत सी फैमिलियों में इस बात पे बहुत सी लड़कियां एग्री करेंगी कि जब हम निकाह करते हैं तो हम निकाह के पेपर को फुलफिल नहीं करते। ये एक मेजर रीजन है कि जिसपे आप स्टॉप कर सकते हैं मेल और फीमेल को बहुत सी प्रॉब्लम से। आप बैठें और उसको 1 to all फील करें, जिसमें पता चले कि मेल के क्या राइट्स हैं और फीमेल के क्या राइट्स हैं। पर होता ये कि उस टाइम जो निकाह पढ़ाते हैं वो भी तो मौलवी हजरात होते हैं, तो अगर वो लोग इस्लाम की इतनी तालीमात देते हैं, उनको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि हमारी औरतों के राइट्स क्या हैं, उनके हकूक क्या हैं। उस टाइम वो क्यों नहीं निकाहनामा औरतों को पढ़ने देते और वो जाकर सिर्फ नीचे एक साइन ले लेते हैं? इसकी क्या रीजन है? ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि अरब दौर में ये रिवाज था, तो अब कहने का मकसद यही है कि इस्लाम हमने पढ़ा है, इस्लाम को हमने प्रैक्टिकल लाइफ में लेके नहीं आए। अगर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्लाम होता तो हम छोटी छोटी चीजों को सॉल्व करते जाएं तो इस्लाम हर जगह को फील हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम बताता है कि अगर बेटी है, माँ है, बहन है, बीवी है तो उसके क्या राइट्स हैं, शौहर है, बाप है, भाई है तो उसके क्या राइट्स हैं, अगर आप मुआशरे में रहते हैं तो फिर आप कैसे अच्छे मुस्लिम बन सकते हैं। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों को सॉल्व करना शुरू कर दें, अगर हम उसी निकाहनामे को फुलफिल करना शुरू कर दें, तो बहुत से राइट्स हैं जो दोनों खानदानों को बताने नहीं पड़ेंगे, वो जान जाएंगे कि हमारे क्या हैं। पेरेंट्स को इस पर बहुत आगाही की जरूरत है कि वो जब अपनी बेटी का निकाह करते हैं, निकाहनामा जो होता है वो एक पूरा पढ़ने के लिए, वो 3-4 सफहात का जो बनाया हुआ है वो सब पढ़ने के लिए है, बजाय इसके कि वो जो उस टाइम मौलवी साथ बैठे होते हैं वो उस पर सीधा एक कट करते हैं, नीचे वो सिग्नेचर ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप उसको पढ़ें, उसको समझें, अपनी बेटी को पढ़ाएं, उसको पूरी डिस्कशन करें, उसके ऊपर बाकायदा हक महर होता है। ठीक है, शरीयत के अकॉर्डिंग को लेकर डिसाइड कर दिया जाता है। आप उस हक महर से रिलेटेड क्या करना चाहिए? क्या औरत जो उस टाइम वहां पर जिसका निकाह हो रहा है, जो बेटी है, क्या उसके पास ये राइट होना चाहिए ना कि उसको जो अपना हक महर है वो खुद डिसाइड कर सके? बिल्कुल राइट। तो औरत को यहाँ तक कि जब तक औरत की इजाजत ना हो, हम यहाँ तक इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम निकाह करने से पहले सिर्फ उसे पूछने जाते हैं कि इजाजत है, हम निकाह पढ़ा दे। अगर वो इस पे कोई वे कह दे कि मैं ये चीज लिखवाना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ, पहले तो औरतों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है
कि निकाह में उनको क्या क्या राइट्स हासिल हैं। अगर हो तो मोस्टली औरतें उसको मेंशन करें। और जो हम हक महर को चूज करते हैं वो एक है कि जिस तरह शरई हक महर, उसके साथ जो वर्ड यूज किया जाता है सिक्का राइजुल वक्त, यानी उस वक्त जो इनकम जो चल रही है, करेंसी जो चल रही है उसके मुताबिक है। उसमें कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। उसमें जो फिक्स चीज है, जैसे हमें 100 तोला चांदी उसके वो लिख दी जाए या उसके बराबर जो मालियत है, ये शरई हक महर है। और हमारे बहुत कम से लोग हैं कि जिन्हें इतनी अवेयरनेस हो कि जो शरई हक महर है वो ये है। अब हम सिक्का राइजुल वक्त पे भी अगर शरई हक महर निकालें तो मेरे ख्याल में वो 1 लाख प्लस पे जाएगा आज भी। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे 1 लाख मेंशन करते हैं तो हम लोग कहते हैं इसलिए बेस्ट वे ये है कि वहां पे लिखा जाए शरई हक महर जो सिक्का राइजुल वक्त है उसके जबकि मुताबिक। हमारे यहाँ वो शरई हक महर 5, 10,000, 15,000 ये समझा जाता है जी। तो अगर हम अब देख रहे हैं तो 1 लाख से ऊपर की अमाउंट बनती है। आपको जो हक महर होता है वो इसलिए होता है कि आप इन द एंड जब आपकी बेटी उस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही, उसको बैक एंड सपोर्ट एक मिलता है। तो ये सब जो पेरेंट्स हैं उनको इस चीज पर अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा जो इस टाइम जो एक फितना चल रहा है, एक ऐसा दौर चल रहा है जिसके अंदर जो वुमेन है उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। जो हमारी वुमेन है उसको लाइक मीडिया देख लें, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री देख लें, ब्रांड्स देख लें, जो वुमेन है उसको स्टिल ऑब्जेक्टिफाई करके पेश किया जा रहा है। सेल्फ एस्टीम जो है, इससे जो लेडीज हैं उनकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बूस्ट नहीं कर रही। आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया, उनको पता नहीं है कि वो किस वे पर चले, क्या वो चूज करें, वो कंफ्यूज हो जाती हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह एक जो आम लेडी है वो अपने आप को करंट दौर के अकॉर्डिंग किस तरह को लेकर चले? सबसे पहले जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि और ना तो औरत उस तरह से खुद को मनवा रही है कि जो उसका राइट वे है, ना ही हम लोग माशरे में वैसे लेके आ रहे हैं। हम लोग उस चीज को समझें जस्ट शो पीस के तौर पे नहीं है, रिस्पेक्टेबल थिंग के साथ अगर औरत भी आएंगी और मर्द भी आएंगी तो हम इस्लामिक वे से बिल्ड करेंगे। और मौजूदा दौर में जो हम लोग औरत को पेश कर रहे हैं वो इस्लामी कल्चर नहीं है। इस्लामिक वे के हिसाब से अगर औरत को पेश किया जाए तो औरत की रिस्पेक्ट बहुत अप है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने इस्लाम को फॉलो किया है, वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, या चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल पे हैं, लेकिन जब वो इस्लाम को फॉलो करती हैं और जो मर्द इस्लाम को फॉलो करते हैं तो वो औरत को वैसे रिस्पेक्ट देते हैं।